Good afternoon everyone. Now we are going to continue with probability. So it's a lengthy chapter, not yet finished, and today we are going to start with normal distribution. तो probability में अगली heading डाल दीजिएगा normal distribution, और इसमें पहले तो फॉर्मूला नोट करिएगा, फिर आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि अप्लाई कैसे होगा. राइट, सो प्लीज टेक डाउन दिस फॉर्मूला. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर डिनोट करेंगे हम इसको z से. राइट, z स्टैंड करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को, जिसको निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, विच इज x माइनस म्यू. ये म्यू मतलब u के आगे एक डंडा लगा दीजिएगा आप, उसको बोला जाता है म्यू. u के आगे एक डंडा लगाया, म्यू का मतलब होता है मीन वैल्यू. मीन वैल्यू तो ये एक तरह का ग्रीक वेरिएबल होता है. पहले u बनाना और u के आगे एक स्लैंट, ये लाइन खींच दीजिएगा. राइट, तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको प्रोनाउंस किया जाता है म्यू, और म्यू का मतलब होता है मीन वैल्यू. नेक्स्ट, ये जो सिंबल है, all of you know that this stands for standard deviation. Right, this is standard deviation, और x का मतलब होता है normal variable. So x stands for normal variable. तो mu मतलब mean value, this symbol standard deviation, और x का मतलब है normal variable. अब फॉर्मूला एक ही है इसके अंदर, और इनकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. तो एक बार आप फॉर्मूला नोट करिएगा, फिर आपको बताते हैं प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे होंगे. राइट, सो जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, एंड आफ्टर यू हैव टेकन इट डाउन, तो आप एक पेज ओपन करिएगा, पेज नंबर 80 और उसमें क्वेश्चन नंबर 59 निकालिए. पेज 80 और उसमें क्वेश्चन नंबर 59. थोड़ा साइज में बड़ा है ये क्वेश्चन. पेज 80 पर क्वेश्चन नंबर 59. जस्ट ओपन इट अप. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम. ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इन अ मैनेजमेंट वर्कशॉप टू improve the skills of students of a management institute, the mean time spent on the program is 50 hours with a standard deviation of 10 hours. तो पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा. पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर मीन टाइम स्पेंट ऑन द प्रोग्राम इज 50 आवर्स लिखा हुआ है. तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 with a standard deviation of 10 hours. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना दे रखा है हमें? 10. अब इसके नीचे लिखे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट्स है अपने पास. इसमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 50 and 65 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम. तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए किस चीज की? दैट अ स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 50 and 65 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जब भी कभी मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिए जाए, तो समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि कभी भी ये दोनों एक साथ किसी और टॉपिक में आए नहीं है. राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन तो शायद अभी तक आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी में. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान क्या है कि इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए होंगे. जब भी क्लास स्टार्ट होती है हम आपको पहचान जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वो बताते हुए चलते हैं कि एंड होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और है तो कौन सा लगेगा. और में प्लस होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है. उसमें भी विद रिप्लेसमेंट कब, विदाउट रिप्लेसमेंट कब, नहीं तो दोनों कब लगाने हैं आपको. ऐसी एटलीस्ट 1 हुआ तो वो अलग फॉर्मूला होता है, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3. मोर देन 1 हुआ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. E की वैल्यू दे दी जाए या पॉइजन लिखा हो तो पॉइजन लगाना है. तो नॉर्मल कब लगाना है?
जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर मीन वैल्यू होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ जाएं तो समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। ये हमें कैसे पता लगा? क्वेश्चन 59 की सेकंड लाइन में था द मीन टाइम स्पेंट ऑन द प्रोग्राम इज 50 आवर्स विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 आवर्स। तो जब भी कभी क्वेश्चन में अपने पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें आ जाए, समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है, x होता है नॉर्मल वेरिएबल। 7 पार्ट है इस क्वेश्चन के, सातों अलग अलग हैं और इन सातों में x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो x जो है ना वो सेम r की तरह से चेंज होता रहेगा। जैसे आपको बताया था r कीप्स ऑन चेंजिंग, r अलग अलग वैल्यू अज्यूम करता रहता है बाइनोमियल में, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 0। तो जैसे r अपनी वैल्यू बदलता रहता था, सेम वैसे ही x की भी वैल्यू हर पार्ट में चेंज होती जाएगी। लेकिन सातों पार्ट में जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना आपको, वो सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो अगर आपको मीन दे देते ये लोग 50 की जगह 500, तो सातों पार्ट में मीन 500 लेना पड़ता, और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 10 की जगह 100 होता, तो सातों पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन 100 लेना पड़ता। दैट मींस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम 7 पार्ट करेंगे, सातों में सेम रहेंगे, तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमेशा x, राइट। नाउ आई एम रीडिंग आउट द फर्स्ट पार्ट, ध्यान दीजिएगा। शुरू के 3-4 थोड़े टेक्निकल है, फिर आप लोग आराम से स्मूथली करने लग जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 50 एंड 65 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 50 एंड 65 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बिटवीन 50 एंड 65, फिर इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक कर्व बनाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो हर पार्ट में बनाना है। इसमें सेंट्रल वैल्यू तो होती है हमेशा मीन वैल्यू। मीन कितना है अपने पास? 50। तो ये ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। इसकी शेप कैसे होती है? बेल शेप्ड कर्व होता है ये, और उसमें सेंट्रल वैल्यू होगी हमेशा मीन वैल्यू। दैट मींस अगर मीन वैल्यू अपने को 75 दिया होता, तो यहाँ सेंटर में अपने को 75 लिखना पड़ता। तो मीन वैल्यू क्या लेंगे आप? हमेशा जो भी गिवन होगी और उसको कहाँ लेना है? सेंटर पे। दोनों तरफ से कर्व्स ओपन होता है, और इसका एक और स्पेशलिटी रूल है कि एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कर्व इज ऑलवेज 0.50। मीन वैल्यू के दोनों तरफ का हिस्सा हमेशा 0.50 होता है। 0.50 मतलब 50%। तो लेफ्ट साइड में भी 50%, राइट साइड में भी 50%। 50 और 50 टोटल कितना हो गया? 100%, यानी कि 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0.50। तो 0.50 एक तरफ का, 0.50 दूसरी तरफ का। 0.5 और 0.5 का टोटल किया, क्या हो जाएगा? 1। और आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो अब ये देखो, दोनों तरफ का हिस्सा हो गया 0.50। वो तो मीन वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, मीन वैल्यू 50,000 भी दे रखी हो, या मीन वैल्यू सपोज करो 10 दे दी, तो भी दोनों तरफ का हिस्सा हमेशा 0.50 लेना है। अब इसमें बिटवीन 50 एंड 65 पूछा है। आपको मालूम है कि 50 जो है वो तो है मीन वैल्यू, राइट, जो सातों पार्ट में सेम रहेगी। तो मीन के अलावा जो भी दूसरा नंबर दिया होगा वही होता है हमेशा x। तो मीन वैल्यू है 50। तो अब यहाँ पर आपको पता है मीन वैल्यू जो है ना वो तो है 50। ये तो क्वेश्चन में दे रखी थी अपने को, पहली लाइन में वो अंडरलाइन करवाई थी ना आपको, द मीन वैल्यू इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 65। तो मीन वैल्यू तो है 50। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी वो क्या होगी? x। तो यहाँ पर x क्या हो गया? 65। अब आपको अपने डायग्राम में बताना है कि 65 कहाँ होगा? 50 के आगे या 50 के पीछे, राइट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 50 के आगे ही होगा, राइट में, राइट। तो 50 से थोड़ा सा आगे
ये होगा 65। इस एरिया को आप शेड करके बताएंगे, इस एरिया को क्या करना है, हमें शेड कर देना है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 50 और 65 के बीच की निकालनी है। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा समझिएगा वो भी, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक अच्छी बात ये है कि फॉर्मूला एक ही है, सीधा साधा भोला भाला, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपने पास x क्या था क्वेश्चन में, x था 65, म्यू मीन वैल्यू दे रखा है 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10। तो सॉल्व करो एक बार, 65 माइनस 50 अपॉन 10 क्या वैल्यू हो जाएगी, सीधे सीधे z की वैल्यू हो गई 1.5, राइट। हाँ, आयुष का महिमा सब स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दिया है। 65 माइनस 50 अपॉन 10 z हो गया 1.5। अब इसको आपको अपने टेबल में देखना है, अपनी बुकलेट्स ओपन करो और उसमें पेज 138 पे पहुंच जाओ, पेज नंबर 138 लास्ट पेज है, इसका हेडिंग है, लास्ट पेज देखना बिल्कुल लास्ट, इसका हेडिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल z दे रखा है। ये टेबल अपने को गिवन होगा, मतलब इसमें से फाड़ के मत ले जाना आप लोग, दिस विल बी गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन। अब ये देखना कैसे है, इसको देखने का एक प्रोसीजर है, जीरो से स्टार्ट करना, जीरो के नीचे आ रहा है इसमें 0.1 0.2 से लेकर 1.0 आ रहा होगा, फिर 1.1 1.2 से लेकर 1.5 के सामने देखना, और क्योंकि ये एग्जैक्ट 1.5 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो 0.00 यहाँ नंबर देखना, 01 02 से लेकर 0.09 तक के नंबर होंगे ऊपर कॉलम में। तो 1.5 के आगे कुछ भी नहीं था, तो 1.5 के सामने और 0.00 के नीचे देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है आपको इस टेबल में। टेबल इज नॉट गिवन, ठीक है महिमा, हम आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं अभी ग्रुप में। बाकी स्टूडेंट्स जिनके पास टेबल है चेक करिएगा, और जिनके पास टेबल नहीं है वो एक बार अपनी वैल्यूज को देखना। आई एम जस्ट सेंडिंग द टेबल, सभी स्टूडेंट्स देख के बताओ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने देखना शुरू कर दिया 0.4332, राइट, ये लास्ट पेज पर टेबल होगा। जिनके पास भी नहीं है आप चिंता मत कीजिएगा, अभी आपको टेबल सेंड कर देते हैं हम। तो वो स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप के अंदर आपको भेजते हैं, वो आप रेफर कर लीजिएगा एक बार, राइट, नोट कीजिएगा जब तक आपको हम टेबल ये सेंड कर रहे हैं। अब देखिएगा महिमा एक बार आप, वो टेबल ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया है। तो जय इज ऑल्सो कमिंग आउट विद दिस आंसर, प्रिंसी हैज ऑल्सो कैलकुलेटेड इट, 0.4332 नजर आ रहा होगा, बस यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 0.4332। और कभी आपको एग्जामिनर परसेंटेज में पूछ ले, so you multiply the value by 100, you will get the answer in percentage। तो ये आंसर हो जाएगा 43.32%, right? तो this is how you are going to calculate the probability। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर फिर इनका क्या फायदा, 0.01 0.02 0.09। मान लीजिए अगर वैल्यू होती 1.59, ये हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखनी है, अगर आगे भी आ जाए तो भी आपको केवल फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेस लेने हैं और उसको आपको स्प्लिट कर देना है। अब स्प्लिट कैसे करेंगे हम, 1.50 प्लस 0.09, सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग किया जाता है। तो 1.59 होता बाई चांस, जरूरी थोड़ी कि अभी 1.5 आया तो एग्जाम में भी एग्जैक्ट 1.5 ही आ जाए, मान लो 1.59 होता, तो 1.50 प्लस 0.09, सेकंड प्लेस को हटाकर आपने अलग कर दिया। तो अब 1.5 को तो देखना रो वाइज, मेजर वैल्यू, ये तो रो वाइज, और 0.09 जो माइनर वैल्यू है इसको देखना है कॉलम वाइज। तो 0.09 के नीचे देखते हैं
और देखो एक बार देख कर क्या आ गई वैल्यू 1.59 की टेबल वैल्यू। चेक करके बताओ कितना समझ में आ रहा है, आपको पता लगेगा अभी। 0.441 वेरी गुड। इसी तरह से चलो एक तो रिवीजन और हो जाए। 1.96 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती? 1.96 होता, टेबल है आपके पास, देखना आता है, देख के बताओ 1.96 होता तो उसकी टेबल वैल्यू कितनी होती? 1.96 0.4750 वेरी गुड विक्की, प्रिंसी, महिमा, परफेक्ट आंसर। एक और 1.96 जिनका नहीं आया वो समझ लो 1.96 होता, पहले तो उसको स्प्लिट करते हैं 1.90 प्लस 0.06, हमेशा सेकंड प्लेस हटा के अलग करना, फिर 1.9 बड़ी वाली वैल्यू को देखना रो वाइज, छोटी वाली वैल्यू को कॉलम वाइज, और वो देखा भी आपने 0.4750 बता रहे हैं आप। एक और वैल्यू चेक कराओ, अगर 1.65 होता 1.65 तो बताइए क्या वैल्यू हो जाती? 1.65 होता अगर तो उसकी टेबल वैल्यू 0.4505 वेरी गुड प्रिंसी मित्तल, परफेक्ट आंसर 0.4505, 1.6 के सामने 0.05 के नीचे। चलो टेबल तो देखने आ गए आप लोगों को, वेरी गुड। और एक चीज बताओ, ये तो चलो 1.65 हुआ, अगर केवल 0.84 होता 0.84 उसकी टेबल वैल्यू क्या होती? 0.84 की 0.29995 वेरी गुड महिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिप्लाइड 0.2995 परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छा निकाला है आपने। इसका मतलब टेबल देखने में तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए, राइट? ओके, सो लेट अस कैरी ऑन। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत भी हो तो पूछ लेना। अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 0.4332 और 43.32 परसेंटेज। और इसको लिखना कैसे है? लिख लो कंक्लूजन इसका, इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो समझ लीजिए। टेबल तो बना दिया आपने, फॉर्मूला भी लगा दिया, अब इसको फाइनली प्रेजेंट कैसे करना है वो लिखिएगा। द टेबल वैल्यू ऑफ Z, द टेबल वैल्यू ऑफ Z at 1.5 is at 1.5 is 0.4332 0.4332 full stop. Thus we can conclude that the probability that a student will take between 50 and 65 hours to complete the program. 50 and 65 hours to complete the program is 0.432 or 43.32% और 43.32%, राइट? तो ये तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा और सेकंड पार्ट को पढ़िएगा, राइट? क्योंकि फिर आपसे सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। सो कम बैक टू पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 59 और उसका बी पार्ट। 7 पार्ट है इसके, अभी आप केवल सेकंड पे पहुंचे हैं। सेकंड पार्ट सेज दैट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल टेक मोर देन 70 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो अब इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मोर देन 70 आवर्स। पहले तो इसको शो करते हैं हम। सेकंड पार्ट, मोर देन 70 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। अब इसको करना कैसे है? पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में सेंट्रल वैल्यू, मीन तो हमेशा 50 ही रहेगा पूरे 7 पार्ट में। इस क्वेश्चन के मीन नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या? x, और x क्या दे दिया यहाँ पर?
मोर देन 70, तो जो भी अपने को नंबर दिया होगा ना, नंबर क्या दे दिया, मोर देन 70 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम, तो 70 हो जाएगा x। अब पहले तो आप एरिया शेड करके बताएंगे कि हमें एरिया कौन सा निकालना है। तो मोर देन 70 बोल रहे हैं, 70 का होगा 50 के आगे 50 के पीछे, ऑब्वियस सी बात है 50 के आगे ही होगा, तो 70 दिखा देना कहीं। अब आपसे पिछले में तो बिटवीन पूछा था, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, मोर देन 70, 70 से ज्यादा, तो इस एरिया को शेड करके बताएंगे 70 से ज्यादा हो जाएगा ये वाला एरिया। मोर देन 70 मांग रहे हैं ना, मोर देन 70 मतलब क्या हो गया, 70 से ज्यादा, तो 70 के आगे का एरिया शेड कर देना। लेकिन फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है, फॉर्मूला एक ही अपने पास और उससे हमेशा बीच का ही निकलेगा। फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x से अपने पास अब नया x 70, मीन वही है बेचारा, सीधा साधा 50 रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन में 10, सॉल्व करो ये 70 माइनस 50, 20/10 कितना हो जाएगा ये 2 का टेबल वैल्यू देखकर बताओ एक बार। टेबल अब आपके पास, हमारे पास, सबके पास है, तो टेबल देख के बताओ 2 के सामने और उसके आगे कुछ है नहीं तो 0 के नीचे देखना है क्या वैल्यू आ जाएगी, टेबल वैल्यू 0.4772। ठीक है, आयुष ने बताया है सबसे पहले ये 0.2 का टेबल वैल्यू आया है 0.4772, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। तो आप कहोगे क्यों सर, ये आंसर तो वहां भी बोलता 0.4772 फाइनल आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है, वो क्वेश्चन था बिटवीन का, ये है मोर देन। तो पहले तो ध्यान रखना फॉर्मूले से तो हमेशा बीच का निकलेगा, तो इन दोनों के बीच का तो आंसर आ गया 0.4772, लेकिन हमें बीच का तो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, आगे का एरिया। तो मोर देन कैसे निकालोगे, अपने को मालूम है ये वाला टोटल एरिया है 0.50, बताया था ना पिछले पार्ट में, इधर का भी 0.50 ही है, तो खैर इधर से तो मतलब ही नहीं है अपने को, हमें मतलब है इधर का, ये टोटल है 0.50, इसमें से ये यूजलेस एरिया माइनस कर दो, तो यूजलेस एरिया 0.50 में से माइनस किया, बताओ क्या आंसर आ जाएगा। और ये महिमा ने बड़ी जल्दी निकाल भी दिया, वेरी गुड, 0.228। एक बार चेक करो कि क्या हो रहा है, निकाला तो है कुछ आप लोगों ने, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है ये, 0.228 होगा क्या, 0.5 माइनस 0.4772, 0.0228 है, एक जीरो खेल बिगाड़ देगा आप लोगों का। 0.228 प्रिंट कर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने, हाँ नहीं महिमा आपने तो ठीक लिखा है, आपने सही लिखा है, वो विक्की ने 0.228 लिखा हुआ था, तो 0.0228, राइट, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ अब विक्की ने भी संभाल लिया, राइट गुड, और प्रिंसी ने तो ठीक निकाला ही था 0.0228, और कभी परसेंटेज में लिखना हो तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 2.28%। प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और आपको पता भी लग रहा होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट, वो बॉल कॉइन कार्ड वाले तो अब पीछे छूट गए, दिस इज द रियल स्टफ, बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0.0228 कभी परसेंटेज में देना हो तो एक बार 0.0228 को इनटू 100 कर दो, तो वो हो जाएगा 2.28%, राइट। तो अब इसको कैसे लिखना है, लिखिए इसका कंक्लूजन, 2 का लिखवा देते हैं, बाकी पांचों पार्ट का तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा। लिखिए द टेबल वैल्यू ऑफ z एट 2, पहले तो आप 2 पे बताएंगे क्या वैल्यू आई है, द टेबल वैल्यू ऑफ z एट 2 इज 0.4772, is 0.4772, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, 0.4772 तो हमारे पास, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं था, क्योंकि फॉर्मूले से तो हमेशा बीच का ही आंसर आएगा, ये इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा हो, ये बेचारा तो बीच की वैल्यू निकाल के दे देगा, और वहां एग्जाम में आपको दिमाग लड़ाना है कि मेरे को बीच का आंसर देना था या आगे का देना था, तो इस बीच का तो नहीं देना, आपको तो आगे का देना है। आपको मालूम है टोटल एरिया है 0.50, उसमें से ये
बचा हुआ यूजलेस एरिया माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना आगे का। तो लिखो आपने लिख लिया था टेबल वैल्यू ऑफ z at 2 is 0.4772 full stop. Thus we can conclude that the probability that a student will take more than 70 hours to complete the program, more than 70 hours to complete the program is 0.5 minus 0.4772. 0.5 minus 0.4772 is equal to 0.0228 तो इस तरह से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, राइट। तो ये तो हुए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को पढ़िएगा। थर्ड पार्ट, लेट अस जस्ट गो थ्रू पार्ट नंबर 3। तो व्हाट इज इट सेइंग, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 55 and 65 hours to complete the program। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 55 and 65 hours to complete the program। अब थर्ड पार्ट, ये ध्यान रखना मीन 50 रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही रहेगा। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 3। और अब थर्ड पार्ट का पहले तो हिंट समझिएगा, जिनको समझ में आ जाए वो तो खुद सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और जिनको दिक्कत हो वो ध्यान देना। थर्ड क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन 55 and 65 hours to complete the program। तो अभी महिमा का रिप्लाई भी आ रहा है कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 65 and 55, देन सबट्रैक्ट देयर टेबल वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा और इलैबोरेट करो महिमा, 65 और 55 का कैसे कैसे निकालेंगे? कुछ और चीज जो दिमाग में आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह से निकालेंगे 65 और 55 का? क्या लेंगे उसमें मीन वैल्यू? फॉर्मूला तो अपना ये है ना, राइट। स्टार्ट तो अच्छा लिया है आपने, सेपरेटली वैल्यू निकालनी है। हाँ, वेरी गुड। अब आपने रिप्लाई को और अच्छा कर दिया। 55 minus 50 by 10 is equal to 0.5। वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बाकी सभी ध्यान देना और करिएगा इतना अच्छा जैसे महिमा भी कर रहे हैं। तो सेंट्रल वैल्यू तो 50 रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। आपको निकालना है 55 और 65 के बीच का। तो पहले तो एक 55 ये कहाँ होगा, 50 से थोड़ा सा आगे, और फिर 65 भी ढूंढना है, वो और थोड़ा आगे हो जाएगा। ठीक है, 55 और 65 के बीच का निकालना है ना प्रोबेबिलिटी, तो पहले उन्हें अपने डायग्राम में शो करना पड़ेगा। अब आपको जो एरिया निकालना है उसको शेड कर दीजिएगा कि हमें निकालना है 55 और 65 के बीच का। अब हिंट, जैसा महिमा ने बोला भी है और बहुत अच्छा रिप्लाई है उनका, सभी ध्यान दो। पहले तो हम 65 और 50 के बीच का निकाल लेंगे, राइट। केस 1 करेंगे हम। पहले तो फॉर्मूला लिखना, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो 50 और 65 के बीच, तो अब इसके अंदर x क्या रहेगा, x तो 65 रहेगा, मीन बेचारा वही रहेगा, मीन नहीं बदल सकते। 50/10 कहीं कोई अपना दिमाग लगाए थोड़ा ज्यादा और शॉर्टकट में काम कर दे कि सर ये तो 65 minus 55/10 कर दो, खेल ही खत्म। तो वो क्वेश्चन का ही खेल खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मीन की वैल्यू नहीं बदलेगी, मीन तो अपनी जगह पे पक्का रहेगा 50। इस क्वेश्चन में दे दिया 50, तो सातों पार्ट में मीन 50 रहेगा। तो पहले 65 और 50 के बीच का निकाला, ये क्या हो गया 1.5 का टेबल वैल्यू बताओ एक बार, कितना आ रहा है 1.5 का टेबल वैल्यू। हाउ मच इज द टेबल वैल्यू फॉर 1.5? इट इज 0.4332, राइट। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही, बार बार बुक खोले और टेबल देखकर वैल्यू बताएं।
आप लोग ही हमें बता देते हैं। तो अभी रिप्लाई आ भी रहा है 0.4332। पहले तो हमने 65 और 50 का निकाला। अब देखो केस सेकंड है, फॉर्मूला तो वही रहेगा x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। लेकिन अब निकालना 55 और 50 के बीच का, तो 55 माइनस 50 अपॉन 10, मतलब मीन भी वही रहेगा 50, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा 10, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, x चेंज होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में दो x दे दिए, क्योंकि दो अलग अलग न्यूमेरिकल फिगर हैं, तो मतलब दोनों ही x हो जाएंगे। तो अब 55 माइनस 50 बाई 10 कितना हो गया, 0.5। और 0.5 का भी टेबल वैल्यू देखकर बताओ कितना आ रहा है। 0.5 का टेबल वैल्यू देखो जल्दी से और बताओ, रिप्लाई करिए अपने रिप्लाई ऑप्शन के अंदर। इट इज 0.1915। वेरी गुड, 0.1915। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि इस बड़े में से बड़ा एरिया है ना कितना, 0.4332, इसमें से ये यूजलेस एरिया माइनस कर देना। बड़े में से 0.1915 को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ आ जाएगा। करो एक बार, माइनस करके क्या आ रहा है, 0.4332 माइनस 0.1915, माइनस करके बताओ आयुष। 0.1915 तो बता दिया आपने, बड़े में से छोटे को माइनस करके बताइए क्या आ रहा है आंसर अपना, 0.2417। वेरी गुड। तो इस एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.2417। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो अब तक 3 पार्ट करे और आपने देखा तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट पार्ट बिटवीन 50 एंड 65 का, लेकिन तीनों में एक बात अच्छी है कि तीनों में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हर जगह 50 और 10 है, ये नहीं चेंज होगा। तो चेंज क्या होता है, x, राइट। तो x पहले में 65 था, दूसरे में 70 मोर देन था, तो ये बचा कुछ एरिया निकाला। और यहाँ पर दो x आ गए क्योंकि दो अलग अलग न्यूमेरिकल फिगर है ना, 55 और 65। तो पहले 65 से 50 बड़े वाले का एरिया निकाला, फिर छोटे वाले का निकाला, और बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो बचे हुए का आंसर आ गया 0.2417। अब थर्ड पार्ट तक नोट करो, फिर फोर्थ पार्ट करवाते हैं आपको। नोट डाउन अप टिल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। नोट करिएगा पहले 3 पार्ट तक, and then we are progressing for part number 4। नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए, तो महिमा इज आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि टेबल के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। नेगेटिव आएंगी यदि, तो नेगेटिव वैल्यूज को आप लोग इग्नोर करते जाइएगा, राइट। तो वी मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट पे ध्यान दो सभी। इसमें लिखा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल टेक लेस देन 40 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। अब नया पार्ट है, नया एक्स है, लेस देन 40। तो देखो अब इसका हिंट, पार्ट नंबर 4, तो आपको एरिया निकालना है लेस देन 40 का, राइट। पार्ट नंबर 4 पे आ गए हम, which says less than 40। तो अब ये हो जाएगा x, राइट। तो पहले इसको डायग्राम में शो करिएगा, शो करो इसको। सेंटर में तो 50 रहेगा। अब आपको 40 ढूंढना है, 40 किधर होगा, आगे या पीछे, राइट में या लेफ्ट में, कहाँ मिलना चाहिए 40, 50 से कम है, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट में होगा, पीछे होगा। तो एक लाइन खींच देना इसके पीछे। 50 के ऊपर होते तो राइट में दिखा देते, 50 से कम है ना 40, तो 50 के पीछे दिखाना। अब 40 है और उसमें भी पूछ रहे हैं लेस देन 40, तो लेस देन 40 वाला मतलब 40, 30, 20, 10, ये लेस देन 40 का एरिया शेड कर देना, 40 से और पीछे तक का। अब सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो एक ही सिखाया है आपको, ये अच्छी बात है। यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x है नया 40 माइनस
50/10। तो सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है -10/10 यानी कि -1। तो -1 कभी भी आ जाए ना तो आपको उसका मॉड्यूलस ले लेना है। मॉड्यूलस का मतलब क्या हो जाएगा, z की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मॉड्यूलस मतलब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, कभी भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको उसके नेगेटिव साइन को हमेशा इग्नोर कर देना है। और वो कैसे करना है, उसके लिए मॉड्यूलस ले लेना। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं हम जिससे वो नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि टेबल में तो नेगेटिव है ही नहीं, वहां तो पॉजिटिव ही है। तो अब पॉजिटिव वैल्यू z इज इक्वल टू 1। देखो 1 का टेबल वैल्यू क्या है। आई डोंट नीड टू ओपन माय टेबल, हरी अप। टेबल देखकर बताओ 1 का टेबल वैल्यू देख रहे हैं आप 1 के सामने और आगे कुछ है नहीं, 0 के नीचे 0.3413। वेरी गुड। तो 1 का टेबल वैल्यू आ रहा है 0.3413। ये जवाब दे रहे हैं हम। अब ये क्या आ गया, आपको बताया फॉर्मूले से तो हमेशा बीच की वैल्यू आएगी। तो बीच की वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई 0.3413। क्या ये आंसर निकालना था? ये तो नहीं निकालना था आपको। आंसर बोल रहे हैं लेस देन 40। लेस देन 40 कैसे आएगा? आपको मालूम है टोटल एरिया है 0.50। इसमें से ये यूजलेस एरिया है, ये यूजलेस एरिया 0.3413 माइनस कर देना, आ जाएगा बचा हुआ एरिया। तो सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया आपने। 0.50 माइनस 0.3413 करेंगे आप तो कितना आ रहा है सॉल्व करके? 0.1587। अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा, नोट करिए इसको एंड लेट मी आल्सो चेक कि क्या आंसर निकाले हैं आप लोगों ने, क्योंकि अभी तक हमने देखा ही नहीं कि सही कर रहे हो कि गलत। पहला तो सॉल्व कर ही दिया था। 0.4332 फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड 0.0228 बिल्कुल ठीक है ये। थर्ड 0.2417 परफेक्ट। और फोर्थ है 0.1587 राइट। अब ये नोट करिएगा। और फिफ्थ पार्ट ट्राई करना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 35 एंड 45 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो बिटवीन 35 एंड 45 पूछ रहे हैं। एक हिंट दे देते हैं आपको, ये पूरा थर्ड पार्ट के जैसा ही है, बस जो आपका कर्व है वो इधर की जगह उधर बनेगा, क्योंकि 35 और दूसरी वैल्यू क्या है इसमें, 35 और 45 के बीच का निकालना है। तो 35 और 45 तो दोनों ही उधर होंगे राइट। तो फिफ्थ पार्ट ट्राई करिएगा, फिर आंसर चेक करते हैं आपके। जस्ट ट्राई आउट पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट ओके, डन। फिफ्थ पार्ट वेरी गुड। बाकी जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उनके लिए बोर्ड पर कर देते हैं हम पार्ट नंबर 5। जस्ट पे अटेंशन, सम ऑफ यू आर रिप्लाइंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है बिटवीन 35 एंड 45। तो पहले तो लिख लेते हैं कि निकालना क्या है। बिटवीन 35 एंड 45 कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल टेक बिटवीन 35 एंड 45 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर 35 एंड 45 के लिए पहले तो कर्व बना लेना। सेंट्रल वैल्यू तो 50 रहेगी। 45 का होगा 50 से थोड़ा पहले, 35 का होगा और थोड़ा पहले। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 35 और 45 की राइट। तो हमने क्या करना है, पहले केस 1, दो x आ गए यहाँ पर, ये भी x है और ये भी x है, तो दो बार सॉल्व करना। केस 1 फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन राइट। फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगा। पहले आप 35 और 50 के बीच का निकाल लेना। तो 35 माइनस 50 अपॉन 10, मतलब मीन तो वही रहेगा 50, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा 10, लेकिन अब x क्या हो गया? x हो गया 35। तो 35 माइनस 50 अपॉन 10 सॉल्व करो, माइनस 50 अपॉन 10, तो माइनस तो इग्नोर कर देना, सॉल्व करके आ जाएगा 1.5। एक बार बताओ 1.5 का टेबल वैल्यू क्या है? रिप्लाई ऑप्शन में रिप्लाई कीजिएगा 0.4332।
तो ये तो हो गया 0.4332। अब केस सेकंड, पहले तो हमने 35 और 50 का निकाला, अब हम 45 और 50 का निकाल लेंगे। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 35 सॉरी नया x क्या है 45 माइनस 50 अपॉन 10। तो 45 माइनस 50 5/10 0.5 हो जाएगा। माइनस आए, माइनस को इग्नोर कर देना। 0.5 का टेबल वैल्यू बताइएगा कितना आ रहा है। 0.5 का टेबल वैल्यू 0.5 के सामने और 0 के नीचे देखना 0.1915। तो इट इज 0.1915। प्रिंसी और महिमा बता रहे हैं द आंसर इज 0.1915। अब आपके पास ये 45 और 50 के बीच का तो आ गया 0.1915। टोटल ये बड़ा वाला एरिया ये है 0.4332। तो बड़े में से इस यूजलेस को माइनस कर देना, आ जाएगा बचा हुआ। करो सॉल्व एक बार। 0.4332 देखो आप सेम टू सेम ही आ गया, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2417। तो बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा 2417। यस आयुष यू आल्सो कैलकुलेटेड इट। तो अब पार्ट 5 तक पढ़ लीजिएगा, फिर पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब 6th पार्ट। So just go through this one, then we are going to solve part number 6. तो आपको बोला था ये 5th पार्ट 3rd के जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना था, ये बना था राइट साइड में क्योंकि ये दोनों वैल्यू 50 के ऊपर थी, ये बना लेफ्ट साइड में क्योंकि ये दोनों वैल्यू 50 के नीचे हो गई। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व the 6th part. So part number 6। अब 6th part पे ध्यान दीजिएगा। 6th part में लिखा है calculate the probability that a student will take between 42 and 57 hours to complete the program। अब आपको probability निकालनी है इसके बीच की। 6th part है between 42 and 57 hours to complete the program। 42 और 57 का निकालना है तो पहले तो आप डायग्राम बनाइएगा। राइट, डायग्राम में सेंटर में तो आ गया 50। ये डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, इसी से आइडिया लग जाएगा कि आपको एरिया कौन सा निकालना है। निकालना क्या है 42 और 57 के बीच का। तो 42 कहाँ होगा 50 से पहले, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्वेश्चन का। 57 कहाँ होगा 50 के आगे, 50 के आगे कहीं भी शेड कर देना अप्रॉक्सीमेटली, कोई एग्जैक्ट स्केल लेने की जरूरत नहीं है आपको। 42 होगा 50 से पहले, 57 होगा 50 के आगे। अब आपको एरिया निकालना था 42 और 57 का, तो क्या शेड करें, टोटल एरिया शेड हो जाएगा 42 से लेकर 57 तक का पूरा। ठीक है, अब इसका हिंट ऐड कर देंगे दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करके। यस आयुष, वेरी गुड, ब्रिलियंट रिप्लाई। एंड महिमा इज आल्सो सेइंग द सेम। और फिर विक्की भी बता रहे हैं फर्स्ट 42 का निकालेंगे हम, देन 57 का, और 0.5 में से माइनस कर देंगे। देखो विक्की एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। हमने क्या करना है 42 और 57 के बीच का टोटल एरिया निकालना है। तो निकालोगे कैसे, पहले 42 और 50 का निकाल लेना, राइट, और उसके बाद 50 और 57 का निकाल लेना। 42 और 50 का निकाला, 50 और 57 का निकाला और दोनों का टोटल कर दिया, बस आ जाएगा फाइनल आंसर। देखिए कैसे, केस फर्स्ट, पहले तो कर लेते हैं हम फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम निकाल लेते हैं 42 और 50 का। तो x तो 42 है, मीन 50 रहेगा। सॉल्व करो एक बार, 42 माइनस 50 बाय 10 क्या हो जाएगा 0.8, और 0.8 का टेबल वैल्यू लेकर बताओ कितना आ रहा है। 0.8 का टेबल वैल्यू 0.8 के सामने और 0 के नीचे देखना
पहले तो हमने 42 और 50 का निकालना है, तो 42 ले लिया x, यहाँ पर दो दो x है फिर से, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये टोटल एरिया मांग रहे हैं, वो बचा कुछ छोटा सा एरिया मांग रहे थे। तो 42 और 50, मीन तो 50 रहेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन इस क्वेश्चन में 10 रहेगा। तो 0.8 का टेबल वैल्यू बता रहे हैं आयुष 0.2881, ठीक है। अब केस सेकंड, ध्यान देना विकी, z इज इक्वल टू फॉर्मूला तो यही रहेगा, राइट। और अब हम 50 और 57 का निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, नया x है 57, लेकिन मीन 50 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही रहेगा इस क्वेश्चन में। 57 माइनस 50, 57 में से 50 माइनस किए, 7/10 क्या हो गया, 0.7। अब 0.7 का टेबल वैल्यू देखकर बताओ क्या आ रहा है। 0.7 का टेबल वैल्यू बता रहे हैं आयुष और महिमा 0.258। अब दोनों का टोटल कर दो और बताइए टोटल आंसर कितना आ रहा है। 0.2881 प्लस 2.2580 इज इक्वल टू 0.5461। मतलब इसका जो एरिया आया था वो आया था 0.2881, यहाँ लिख दे रहे हैं 0.2881, और जो 50 और 57 का एरिया है वो है 0.258, तो ये आ गया 0.258। बस दोनों का टोटल किया और फाइनल आंसर आ गया 0.5461, राइट। तो अब इसको नोट करिए पार्ट नंबर 6 को, फिर करते हैं इस केस स्टडी का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। जस्ट टेक दिस डाउन, दिस वाज अ टिपिकल वन, इसको पढ़िएगा। ट्राई कीजिएगा, फिर करेंगे अब इसमें लास्ट पार्ट, 7th पार्ट। जस्ट गो थ्रू दिस 6th पार्ट। कोई क्वेरी भी हो किसी की तो आप पूछ सकते हैं। विक्की का क्वेश्चन है कि आपका मिस्टेक, विक्की आप पहले लेस देन 42 की जरूरत नहीं है हमें, लेस देन 42 से करने पे क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, राइट, घूम फिर कर लास्ट में पहुंच जाएगा और उसमें एरर हो सकता है। तो आपको लेस देन 42 मतलब ये वाला एरिया तो निकालना ही नहीं है, आपको ये बोल रहे हैं बिटवीन 42 एंड 57। तो ध्यान देना विक्की, इसको हमने स्प्लिट किया, पहले 42 से 50 के बीच का निकाल लिया, राइट, और फिर 50 से 57 का निकाल लिया। तो हमें लेस देन 42 का निकालने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। आपको सीधे सीधे बोल रहे हैं भाई हमें 42 से 57 चाहिए, तो पहले 42 से 50 निकाल लिया, वो जो आंसर आया उसी को ही ले लिया। तो उसको कोई 0.5 में से माइनस नहीं करना हमें, ये मिस्टेक हो गई। आपने उसको लिख रहे हैं ना 0.5 में से लेस करना पड़ेगा, वो लेस करने की जरूरत ही नहीं है 0.5 में से, सीधे 42 में से 50 का वैल्यू आ गई और फिर आपको निकालना था 50-57 की निकाली, बस दोनों की वैल्यू निकालकर उनका टोटल कर देना है। तो हमें उसमें जाना ही नहीं क्योंकि हमें ये एरिया चाहिए ही नहीं था। अगर ये एरिया चाहिए होता तो इसको 0.5 में से लेस करते, हमें तो बस 42 से 57 का चाहिए, दोनों का अलग अलग निकाला और टोटल कर दिया। तो आपको 0.5 में से माइनस करने की जरूरत नहीं थी, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। लेस देन 40 बोले तब तो ठीक है, दोनों का निकालना और 0.5 में से माइनस कर देना। कुछ लेस देन का हो, कुछ अलग से एरिया निकालना हो तो समझ में आता है, लेकिन ये पार्ट पढ़ो 42 एंड 57 का है, तो 42 और 57 मतलब पहले पूरा एरिया शेड कर दिया, शेडिंग करने पे पता लगा हमें तो इन दोनों का टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया कैसे आएगा, पहले 42 और 50 का निकाला, फिर 50 और 57 का निकाला और बस सिंपल दोनों को ऐड कर देना। कभी कोई बीच का एरिया अलग से एरिया निकालना होगा तो कुछ आपको लेस करना पड़ेगा, ये तो बस आपको सिंपल दोनों टोटल एरिया निकालना था, टोटल के लिए दोनों को निकालकर आपको उनको सिंपल ऐड कर देना था। अब देखो 7th पार्ट,
राइट। सेवेंथ वो है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल टेक, इसमें बिटवीन वर्ड काट देना, बिटवीन कुछ नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल टेक लेस देन 60 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। आपको बोल रहे हैं लेस देन 60 आवर्स, तो 7 पार्ट है। 7 पार्ट में क्या बोला जा रहा है? लेस देन 60 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। अब लेस देन 60 है तो पहले तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल वैल्यू तो 50 रहेगी, सेंटर बीच में तो 50 ही रहेगा। लेस देन 60 है तो लेस देन 60 के लिए क्या करेंगे हम? पहले एक लाइन खींच देना, 60 का होगा 50 के आगे। अब ध्यान देना कैसे होगा। लेस देन 60 में आपको ये पूरा एरिया शेड करना है। लेस देन 60 का मतलब होता है 60 से कम, तो ये 50, 40, 30, 20, 10 ये भी तो सारे हो जाएंगे 60 से कम। हमें 60 से कम चाहिए, तो 60 से कम में पूरा 60 से पहले तक का लास्ट तक 0 तक का एरिया शेड हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? पहले तो फॉर्मूला लगाना x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। इसमें x क्या हो गया? 60 हो गया माइनस 50 अपॉन 10, तो 60 मीन वही रहेगा 50, स्टैंडर्ड डिवीजन वही रहेगा 10। टेबल वैल्यू बताओ, 60 माइनस 50 बाय 10 क्या हो गया? 1 का टेबल वैल्यू कितना आ रहा है? हरी अप। लेस देन 60 है तो सॉल्व करके बताइए एक बार। 60 माइनस 50 10 अपॉन 10 सॉल्व करके वैल्यू आ गई 1, और 1 का टेबल वैल्यू कितना होगा? हरी अप बताइएगा कि टेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की? 0.3413। ओके, तो टेबल वैल्यू आप बता रहे हैं इसकी है 0.3413। कुछ स्टूडेंट्स को टेबल देखनी नहीं आ रही, देखो ध्यान से। 0.3413 का होगा 1 के सामने और 0 के नीचे एक, राइट। अब आपको क्या करना है? पहले तो ये ध्यान रखना कि ये 0.3413 ये तो आ गया दोनों का बीच का एरिया, लेकिन हमें दोनों का बीच का तो नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए? टोटल। तो आपको मालूम है यहां से यहां तक का बचा हुआ एरिया कितना है? 0.5। तो अब इसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे आप, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.8413। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, राइट। अब इसको नोट कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। 0.3413 ये तो आ गया 60 और 50 के बीच का। 0.3413 में 0.5 ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। इसमें फाइनल आंसर 0.5 ऐड कर दे 0.8413। तो ये नोट कर लीजिएगा और फिर if there is any query then you can ask it। और ये नोट हो जाए तो एक क्वेश्चन ये होमवर्क में जरूर करेंगे आप। आपको बता देते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 60 एक तो ये जरूर कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें दे रखा है a test was conducted on 1000 students in which the average score was 420। तो एवरेज मतलब मीन दे दी 420। स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्कोर्स वाज 240। तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन 420 और 240 तो सारे पार्ट्स में सेम रहेंगे। एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट, दो अलग अलग पार्ट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब इसमें क्या होगा, एक लास्ट मतलब शुरू में नंबर दे दिया, a test was conducted on 1000 students। तो अगर कभी आपसे परसेंटेज में पूछते हैं तब तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर कोई नंबर दे दिया हो तो जो भी आंसर आएगा आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, राइट। जब भी कभी आपको नंबर दे रखा हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 1000 स्टूडेंट, उसका शुरू से एंड तक मतलब सेकंड लास्ट स्टेप तक कोई यूज नहीं होगा।
आखिर में जाके जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी उनको वो नंबर दिया होगा 1000, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट। जो भी नंबर होगा उससे बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, और कोई भी क्वेरी आए, आपको होमवर्क करते टाइम भी कोई प्रॉब्लम आए, देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट।